अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीबुर रहमान। फार्म डी थर्ड प्रो फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी का आज एक कंबाइंड लेक्चर है जो कि एक पाथवे के ऊपर है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल पाथवे। जैसे रास है, रेनिन एंजियो एंड एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसी तरह एक पाथवे है जो कि एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म में शामिल है। एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म में साइक्लोऑक्सीजनेज एंड लाइपोऑक्सीजनेज दो इंपॉर्टेंट पाथवे हैं। बट हमने जो है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में क्योंकि हमने पढ़ना है, तो उसमें जो पाथवे इन्वॉल्व है एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म में, वो है साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे। मैं बताऊंगा एराकिडोनिक एसिड कैसे कन्वर्ट होता है, वो सब कुछ बताऊंगा। बट आज के लेक्चर में आज का फोकस जो है हमारा, वो इंपॉर्टेंट साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे के ऊपर है। कैसे साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे रेगुलेट करता है बाकी प्रोसेसेस को, ठीक है, कैसे हम एनसेड्स देकर साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे को इनहिबिट करके कैसे हम इन्फ्लामेशन को रोक सकते हैं, पेन को किल कर सकते हैं, फीवर को कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद होगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एराकिडोनिक एसिड से किस तरह से साइक्लोऑक्सीजनेज बनता है। ठीक है, साइक्लोऑक्सीजनेज बेसिकली एंजाइम है। एराकिडोनिक एसिड्स किस तरह से बनते हैं हम वो देख लेते हैं। तो ये रॉबिन्स पैथोलॉजी की बुक है, ठीक है, ये इन्फ्लामेशन वाला चैप्टर है। तो यहाँ पर हमारे पास लिपिड की फॉस्फो बाई लेयर होती है, ये आपको पता होगा, ठीक है, लिपिड बाई लेयर। ये अब क्या होता है, ये लेयर डिस्टरप्ट होती है। डिस्टरप्ट हुई कैसे? ड्यू टू, अब इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती है, ड्यू टू सेल इंजरी, ड्यू टू केमिकल, ड्यू टू रेडिएशन, ड्यू टू इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ठीक है, एपोप्टोसिस भी हो सकती है, उसमें भी हो सकता है, ठीक है। हर वो चीज़ जो मेम्ब्रेन को इरिटेट करे या डैमेज करे, वो क्या करेगी, डैमेज करने के बाद यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स अलग होंगे। वो क्या होंगे, फॉस्फोलाइपेज A2 PLA2, ये एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा और क्या करेगा, इन मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स को एराकिडोनिक एसिड के अंदर तब्दील कर देगा। ये एराकिडोनिक एसिड का एक जनरल स्ट्रक्चर है। अब एराकिडोनिक एसिड जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो सकता है मीडिएटर्स, केमिकल मीडिएटर्स में, जिसको हम इकोनासाइड्स कहते हैं। इकोनासाइड्स 20 कार्बन वाले कंपाउंड्स होते हैं। या अगर वो साइक्लोऑक्सीजनेज अच्छा, ये वाला पाथवे साइक्लोऑक्सीजनेज लेता है एराकिडोनिक एसिड या लाइपोऑक्सीजनेज, तो मिलकर इकोनासाइड्स बनाएंगे। बट अगर पाथवे ये नहीं लेता, ठीक है, हम अगर यही डिस्कस करें साइक्लोऑक्सीजनेज, तो इनमें जो भी मीडिएटर्स बन रहे हैं उसको हम कहेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडोइंस भी कह सकते हैं मिलाकर, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सिर्फ साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे को। अब जो स्टेरॉइड्स होते हैं, बेसिकली जो स्टेरॉइड ड्रग्स होती है, डेक्सामेथासोन, ठीक है, सोन वाली ड्रग्स, उनका जो एक्शन है ना, वो अब आपको आज समझ में आ गई होगी कि वो करता क्या है। वो फॉस्फोलाइपेज को इनहिबिट कर देता है। यहाँ पर क्रॉस का निशान है, ठीक है, स्टेरॉइड्स। अब यहाँ पर इनहिबिट होगा तो एराकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा, एराकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा, साइक्लोऑक्सीजनेज लाइपोऑक्सीजनेज दोनों नहीं एक्शन करेंगे। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडोइंस भी नहीं बनेंगे, जिनको प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर HPET नहीं बनेंगे, जो लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे को यूज़ करके बनते हैं। 5 लाइपोऑक्सीजनेज, 12 लाइपोऑक्सीजनेज, जो कि कीमोटैक्सिस, जो कि इम्यूनिटी के लिए बेसिकली हेल्पफुल होते हैं। तो ये देखें, न्यूट्रोफिल्स एंड कीमोटैक्सिस, न्यूट्रोफिल्स नहीं बनेंगे, कीमोटैक्सिस नहीं होगी, ल्यूकोट्राइन्स नहीं बनेंगे, तो इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी। दैट्स व्हाई स्टेरॉइड्स suppress the immune system. But if we take cyclooxygenase inhibitor, ठीक है, जो कि स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं, नॉन स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है, if we take only cyclooxygenase inhibitors, इस पे कोई एक्शन नहीं, ये नॉर्मली चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर इम्यूनिटी सप्रेस नहीं होगी, सब्सिक्वेंटली जो सप्रेस होंगे वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होंगे, ठीक है। तो वो स्टेरॉइड्स भी नहीं हुए, तो उन ड्रग्स को हम कहेंगे नॉन स्टेरॉइडल NS। इन्फ्लामेशन कम हो रही है क्योंकि आपको पता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, आगे जाकर मैं बताऊंगा कैसे इन्फ्लामेशन को इंड्यूस करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। तो इनको हम एनसिड्स कहते हैं, एनसिड्स, एंटी इन्फ्लामेटरी आई भी आएगा बीच में। अब ये एनसिड्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो मैंने आपको वर्बली बता दिया है। ये होते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर्स, COX-1 और COX-2, आगे जाकर फर्दर एंजाइम होंगे जो कि हम साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे में जाकर डिस्कस करते हैं। तो इन जनरल एनसिड्स क्या करेंगे, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को कम करेंगे, बट ये इम्यूनिटी पे इतना इफेक्ट नहीं पैदा करेंगे, मतलब कि इनको सप्रेस नहीं करेंगे इम्यूनिटी को। दैट्स व्हाई NSAIDs आर जनरली सेफर देन स्टेरॉइड्स, ठीक है। तो हम इनके मैकेनिज्म को पढ़ लेते हैं, ठीक है। पैथोलॉजी हमने देख ली थोड़ी सी, अब देख लेते हैं कि एक्शन क्या है, साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे क्या है। एराकिडोनिक एसिड मैंने आपको बताया था लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे का यूज़ करके क्या कर सकता है, वो ल्यूकोट्राइन बना सकता है। बट हमने आज साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे को डिस्कस करना है क्योंकि ये एनसिड्स का एक्शन है। हमने एनसिड्स की फार्माकोलॉजी पढ़नी होगी तो हमें ये पता होना चाहिए। एराकिडोनिक एसिड साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजनेज 2 दोनों को अलग अलग यूज कर सकता है, बट इनका जो एंड प्रोडक्ट है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही होंगे, ये आपने बात याद रखनी है। साइक्लोऑक्सीजनेज 1 में भी सेम प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस होंगे, 2 में भी सेम प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस होंगे, बट इनका एक्शन जो है उन प्रोस्टाग्लैंडिन्स का डिफरेंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ अकरेंस ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज एंड साइक्लोऑक्सीजनेज 2
इन डिफरेंट टिश्यूज, मतलब कि साइक्लोऑक्सीजनेज किसी और टिश्यूज में होंगे, साइक्लोऑक्सीजनेज 1 किसी और टिश्यू में, 2 किसी और टिश्यू में, तो वहां पर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस होंगे दे आर लोकलाइज, दे एक्ट एज अ लोकलाइज मीडिएटर। तो यहाँ पर एक एमसीक्यूज आपने याद रखना है, मैनी बल्कि मोस्ट ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर लोकलाइज्ड, दे एक्ट ऑन लोकलाइज्ड एरिया, जिस टिश्यू के होंगे ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स उसी टिश्यू पे एक्ट करेंगे। अब किडनी के प्रोस्टाग्लैंडिन्स किडनी पे एक्ट करेंगे, वहां पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या जो किडनी प्रेशर है, ठीक है, ट्यूबुलर प्रेशर, उसको डील करेंगे। अब जो स्टमक में वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा को करेंगे, वो जाकर ब्रेन में फीवर नहीं कॉज करेंगे, बट जो कॉक्स 2 से बनेंगे फॉर एग्जांपल, जो ब्रेन में बनेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन्फ्लेमेटरी साइट्स में बनेंगे, वो उनका एक्शन डिफरेंट हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे का यूज करके एराकिडोनिक एसिड, अब लोकेशन क्या है, साइक्लोऑक्सीजनेज पहले 1 डिस्कस कर लेते हैं। साइक्लोऑक्सीजनेज 1 हाईली सैचुरेट इन स्टमक, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स जिनको कहते हैं, एंड किडनीज। अब कॉक्स 1 का यूज करके PGG2 प्रोस्टाग्लैंडिन G2 में तब्दील होता है, विच इज एंशिएंट प्रीकर्सर कह लें, मतलब कि सबसे पहला प्रीकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन कन्फर्मेशनल चेंजेस करता है पर ऑक्सीडेज एंजाइम से, ठीक है, कलेक्टिवली पर ऑक्सीडेसिस। ये इसके ऊपर एक्ट करेगा, PGG2 PGH2 में तब्दील होगा। PGH2 जो है वो एक प्रीकर्सर है प्रोस्टाग्लैंडिन का, ठीक है, ये बाद वाला प्रीकर्सर है, ठीक है, इसको हम प्रो प्रीकर्सर कह सकते हैं। अब वो जो PGH2 प्रोस्टाग्लैंडिन H2 है ना, अब इसका काम है कि बाकी प्रोस्टाग्लैंडिन्स को सिंथेसाइज करे, इकोनासाइड्स को सिंथेसिस करे, ठीक है। अब यहाँ पर सिंथेसिस करनी है तो सिंथेज एंजाइम होंगे, सिंथेज, ठीक है, थ्रोम्बोक्सेन सिंथेज पाथवे में चला जाएगा। ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्लेनेशन है, बट ये एक्सप्लेनेशन आपकी एग्जामिनेशन के लिए इनफ है, ठीक है। अगर पैथोलॉजी में आ जाए या फार्माकोलॉजी में आ जाए, आप इस तरह फ्लो चार्ट बनाकर एनसाइड्स का एक्शन बता सकते हैं। PGG2 H2 में तब्दील, H2 में 3 सिंथेज पाथवे, थ्रोम्बोक्सेन, PGE2 D2 F2 अल्फा सिंथेज, ये तीनों प्रोस्टाग्लैंडिन्स की टाइप है, ठीक है। प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेज, प्रोस्टासाइक्लिन्स आर आल्सो टर्म्ड एज PGI2, ठीक है। तो 3 पाथवे, 1 2 3। अब यही 3 पाथवे जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन ये साइक्लोऑक्सीजनेज 2 से भी हमें देखने को मिलेंगे, बट डिफरेंट इन लोकेशन साइड ऑफ एक्शन डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से चीजें भी डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है। नदरलेस सारे साइक्लोऑक्सीजनेज जो है वो प्रोड्यूस करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन, बट इनकी क्लिनिकल रेलेवेंस ये है कि ये साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे जो है 1 कहीं और होता है, 2 कहीं और होता है, दैट्स व्हाई इनके एक्शन भी चेंज हो जाते हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर थ्रोम्बोक्सेन सिंथेज से क्या बनेगा, PGH2 इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ थ्रोम्बोक्सेन विच इज A2। थ्रोम्बोक्सेन A2 में तब्दील हो जाएगा। थ्रोम्बोक्सेन A2 का आपको एक मेजर काम पता है कि वो क्या करता है, प्लेटलेट को एग्रीगेट करता है, क्लंपिंग ऑफ प्लेटलेट या क्लॉट फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब ये क्लॉट फॉर्मेशन फिजियोलॉजिकल हो रही है, यहाँ पर पैथोलॉजिकल की बात नहीं हो रही, ठीक है। कैसे फिजियोलॉजिकल हो रही है बताता हूँ अभी। प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी, वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है, वेजोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। अब ये वेजोकंस्ट्रिक्शन और प्लेटलेट एग्रीगेशन एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल हीमोस्टेसिस को बरकरार रखने के लिए। अब यहाँ पर PGH2 जो है प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेज का यूज करके, इस पाथवे का यूज करके PGI2 विच इज प्रोस्टासाइक्लिन बनाता है। वो क्या करता है, वेजोडाइलेशन। ये मैं बात कर रहा था फिजियोलॉजिकल है, वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रही है, वेजोडाइलेशन हो रही है एक ही पाथवे से। तो क्या हो रहा है, बॉडी में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, जहां पर वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रही है वहां पर वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रही है, जहां पर डायलेशन हो रही है वहां पर डायलेशन, कहीं पर भी इम्बैलेंस नहीं हो रहा, इरेगुलर चीजें नहीं हो रही, ठीक है। तो इस वजह से फिजियोलॉजिकल पाथवे अभी शो हो रहा है। और एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन इसका उलट हो गया, ठीक है। याद करना बड़ा इजी है, जो प्रोस्टासाइक्लिन है ना उनका एक्शन अपोजिट टू थ्रोम्बोक्सेन A2 है, ये आपने बात याद रखनी है। सो जैसे कि मैंने बताया कि PGI2 इज अपोजिट टू थ्रोम्बोक्सेन A2, दैट्स व्हाई इनके जो अपोजिंग एक्शंस है उसकी वजह से बैलेंस क्रिएट हो रहा है बॉडी के अंदर। सो थर्ड पाथवे क्या हो सकता है कि PGH2 PGE2 D2 F2 अल्फा सिंथेज पाथवे का यूज करके यही 3 प्रोस्टाग्लैंडिन्स बना देगा। PGE2 which is highly saturate in our gastric mucosa, intestinal mucosa, which is responsible for the mucosal protection, ठीक है। इट इज ऑल्सो फिजियोलॉजिकल। हमने एनसेड्स के हमने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के अंदर पढ़ा था कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं स्टमक लाइनिंग को मजबूत, ठीक है, उसको रीजनरेट करते हैं। दैट्स व्हाई दीज पाथवेज आर फिजियोलॉजिकल, जितने भी मैंने तीनों बताए अभी साइक्लोऑक्सीजनेज 1 से जो ड्राइव्ड हो रहे हैं इन स्टमक, इन थ्रोम्बोसाइट्स, इन किडनीज। PGD2 प्रोस्टाग्लैंडिन D2 इज रिलेटेड टू वेजोडाइलेशन और वेजोडाइलेशन इन किडनीज ज़्यादातर, ठीक है। यहाँ पर जो वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड डाइलेशन है ना, ये वाले जो 2 प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ये बात हो रही है जो पेरिफेरल हमारे वेजल्स हैं, बट ये जो PGD2 है ये ज़्यादातर हमारी किडनीज के अंदर सेचुरेट होते हैं, तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बैलेंस करता है, ठीक है। PGF2 अल्फा साइक्लोऑक्सीजनेज 1 पाथवे का हिस्सा नहीं है, वो नहीं बनता क्योंकि PGF2 अल्फा ये ज़्यादातर जो होता है ये यूटेरस के अंदर पाया जाता है, यूटेरस मसल्स के अंदर। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो है स्टमक, प्लेटलेट्स एंड किडनीज के अलावा यहाँ पर कोई तीसरी लोकेशन नहीं है, दैट्स वाई ये नहीं प्रोड्यूस होता, ठीक है। मैंने लिख दिया नॉट प्रोड्यूस। अब ये सारे चीज़ें प्रोड्यूस तो हो गए, अब इनका फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है, फंक्शंस क्या है, गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन, ठीक है, हीमोस्टेसिस क्योंकि वेजोडाइलेशन, कंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट एग्रीगेशन, एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन, इन सब से क्या मिलता है हमें, एक स्मूथ ब्लड फ्लो मिलेगा, ठीक है। किडनी फंक्शन जो कि मैंने बता दिया PGD2 का काम है।
अगर इन केस कॉक्स 1 इनिबिट हो जाए, ये कॉक्स 1 इनिबिट हो जाए, सारा पाथवे ये इनिबिट हो जाए, तो ये प्रोस्टासाइक्लिन्स नहीं बनेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनेंगे, ग्लैंडोइंस नहीं बनेंगे, थ्रोम्बोक्सिन नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, तो क्या होगा, गैस्ट्रिक अल्सर क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। PGE2 नहीं बनेगा, गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। सो दीज आर, अब मैं जो डिस्कस करूँ, ये एडवर्स इफेक्ट है कॉक्स 1 इनिबिटर्स के। कॉक्स 1 इनिबिटर्स हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन। कॉक्स 1 इनिबिट होगा, उनके क्या एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं पॉसिबल, वो ये है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, ब्लीडिंग रिस्क, क्योंकि थ्रोम्बोक्सिन ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, उस लोकलाइज्ड एरिया पे हमें ब्लीडिंग देखने को मिल जाएगी। ज़्यादा अगर प्रेसिस्टेंट यूज़ करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर ब्लीडिंग रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, फिर हमें क्या एंटीकोगुलेंट्स देने पड़ेंगे, सॉरी एंटीकोगुलेंट्स कह रहा हूँ, कोगुलेंट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ब्लीडिंग रिस्क हो जाएगा, रीनल इम्पेयरमेंट, बिकॉज D2 नहीं बनेगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो ये थे फंक्शंस। और अगर हम कॉक्स 1 इनिबिटर्स देते हैं, अब कॉक्स 1 इनिबिटर्स कौन कौन से हो सकते हैं, कॉक्स 1 सिलेक्टिवली नहीं है, ठीक है, कॉक्स 1 कॉक्स 2 दोनों पे एक्ट करते हैं, वो एस्प्रिन और आइब्यूप्रोफिन, ठीक है, जिसको ब्रूफिन कहते हैं, आइब्यूप्रोफिन, ये प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है, आइब्यूप्रोफिन, और एस्प्रिन जो है सैलिसाइलेट है, ठीक है। अब ये जो दोनों जो एस्प्रिन है ना, वो एक वाहिद कॉक्स 1 कॉक्स 2 इनिबिटर है जो कि इरिवर्सिबल है, जो कि इरिवर्सिबली बाइंड होगा बाद वो भी कहाँ पर, ज़्यादातर प्लेटलेट्स की, थ्रोम्बोसाइट्स के ऊपर, और क्या करेगा, जब तक प्लेटलेट्स की लाइफ है वो बाइंड ही रहेगा, जिसकी वजह से थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रिस्क यहाँ पर हो सकता है ज़्यादा एस्प्रिन लेने से। तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी मैंने इसी लेक्चर में आपको थोड़ा सा बता दिया। फिर साइक्लोऑक्सीजनेस 2 विच इज इन ब्रेन, इन्फ्लामेटरी साइट्स, किडनीज एंड यहाँ पर यूटेरस भी लिख दें, ठीक है, यूटेरस भी लिख दें, या बिल्कुल सेम पाथवे यूज होगा, PGG2 बनेगा, फिर परऑक्सीडेज यहाँ पर एक्ट करेगा, फिर यहाँ पर प्रो प्रीकर्सर बनेगा विच इज PGH2 3 पाथवे का यूज करेगा, यहाँ पर एक पाथवे तो सिरे से ही खत्म हो जाएगा क्योंकि ये प्लेटलेट्स के अंदर नहीं है, ठीक है, साइक्लोऑक्सीडेज 2। तो थ्रोम्बोक्सिन इज नॉट प्रोड्यूस, मतलब कि थ्रोम्बोक्सिन A2 एक्टिव फॉर्म नहीं बनेगी, तो हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन देखने को नहीं मिलेगी। ये बात आपने याद रखनी, साइक्लोऑक्सीडेज पाथवे प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रमोट नहीं करता क्योंकि प्लेटलेट्स के अंदर है ही। PGE2 D2 F2 अल्फा क्या करेगा, PGE2 यहाँ पर क्या था, PGE2 म्यूकोजल प्रोटेक्शन था, यहाँ पर पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन, वेसोडाइलेशन, क्योंकि PGE2 इस प्रेजेंट इन ब्रेन में जो थर्मोस्टेट है उसको रीसेट कर देगा, ठीक है। फीवर का जो मैं बता रहा हूँ, पेन किस तरह से होगा, PGE2 जो नोसी रिसेप्टर्स है ना वहाँ पर एक्ट करते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन का एक बड़ा काम है कि पेन को इंड्यूस करवाना, ठीक है, पेन करवाना, इन्फ्लामेशन करवाना, वेसोडाइलेशन करवाना लोकल एरिया में। PGF2 अल्फा यूटेराइन कंट्रैक्शन जिसको हम लेबर कहते हैं, दैट्स वाई COX2। अब ये COX2 के फंक्शंस हैं, ठीक है, COX2 के फंक्शंस हैं। अब ये COX2 इनिबिटर्स जब देंगे, जब COX2 इनिबिटर्स देंगे तो क्या होगा, ये PGF2 जो अल्फा है ये नहीं प्रोड्यूस होगा, इस वजह से यूटेराइन कंट्रैक्शन जो होनी थी वो भी नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी इसका एक फंक्शन है, और PGD2 वेसोडाइलेशन एंड एलर्जिक रिएक्शन में करता है। यहाँ पर जो क्लिनिकल सर्वेलेंस है वो ये है कि पेन एंड फीवर एंड इन्फ्लामेशन, ये 3 चीज़ें COX2 का काम है, ठीक है, COX2 एंजाइम का। प्लेटलेट एग्रीगेशन, वेसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है, एंड म्यूकोजल लाइनिंग प्रोटेक्शन, ये है COX1 का काम, ठीक है। अब आपको एक ईजी वे में मैंने आपको समझा दिए कि COX2 का काम क्या, COX1 का काम है। अब इनकी इनिबिशन से क्या क्या हो सकता है, वैसे यहाँ पर डायलेशन होगी, प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होगी, म्यूकोजल लाइनिंग प्रोटेक्ट नहीं होगी, बट COX1 COX2 अगर दोनों को साथ इनिबिट किया जाए तो ये चीज़ें भी नहीं होगी, साथ साथ इन्फ्लामेशन भी कम होगी, ठीक है। अगर ये नॉन सिलेक्टिव दे, हम दोनों पे एक्ट करें, साथ साथ इन्फ्लामेशन भी कम होगी, साथ साथ प्लेटलेट भी नहीं एग्रीगेट होंगे, तो ड्यूल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिल जाएंगे, जिस तरह एस्प्रिन और आइब्यूप्रोफिन से देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम एक और चीज़ देखें, तो अगर हम COX2 को इनिबिट कर दें, सीधा सीधा सिर्फ सिलेक्टिवली COX2 को, सिर्फ COX2 इनिबिट हो, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, देयर इज नो चेंज इन द प्लेटलेट एग्रीगेशन, नो चेंज इन द गैस्ट्रिक म्यूकोजल प्रोटेक्शन। लेकिन जो चीज़ हमें देखने को मिलेगी, जो क्लिनिकल हमें चीज़ देखने को मिलेगी, वो क्या होगा, एंटी इन्फ्लामेटरी इनफैक्ट विच इज़ हेल्पफुल। इन्फ्लामेशन जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, रोमाटाइड आर्थराइटिस के केस में, रोमेटिक फीवर के केस में, या इन्फ्लामेशन के केस में, हम ये COX2 सिलेक्टिव इनिबिटर्स दे सकते हैं, दैट्स वाई गाउट के लिए हम देते हैं, RA के लिए देते हैं, रोमाटाइड आर्थराइटिस के लिए सिलेक्टिव COX2। एनाल्जेसिया को रिड्यूस करने के लिए विच इज एनाल्जेसिक इफेक्ट, जब PGE2 नहीं बनेगा। एंटीपायरेटिक फीवर को हम डील कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बट इट कैन कॉज सिवियर सीवियस इफेक्ट्स। कैसे, अब यहाँ पर आपने बात समझनी है, जब हम सिर्फ और सिर्फ COX2 इनिबिटर्स देंगे, जब हम COX2 इनिबिटर्स देंगे, ये पाथवे तो इनिबिट हो गया, ठीक है, ये पाथवे इनिबिट हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल स्विच कर लेगा COX1 पाथवे पे। जब COX1 पाथवे पे स्विच करेगा तो थ्रोम्बोक्सिन A2 बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन A2 बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, प्लेटलेट की एग्रीगेट्स बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो PGI2 है, PGI2 यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहा है नॉर्मली, जो इसको अपोज कर रहा है, जो इसको बैलेंस में ला रहा है,
एंटी प्लेटलेट इफेक्ट है जो वैसोडाइलेशन करवा रहा है, प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेस से वो नहीं बन रहा। ये वाला तो बन रहा है नॉर्मली, ये तो नॉर्मल है, हिम फिजियोलॉजिकल है, लेकिन इसके साथ ये वाला भी तो होता है ना नॉर्मली, जो अपोज करता है ज्यादा प्लेटलेट को ना एग्रीगेट होने दे। बट अगर ये भी नहीं बनेगा, कॉक्स-2 इनहिबिटर्स देंगे तो क्या होगा, सारा लोड थ्रोम्बोक्सिन पे चला जाएगा और प्लेटलेट के एग्रीगेट्स बन जाएंगे, सीवीएस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा और यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल सकता है, क्लॉट्स मिल सकते हैं, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सीवीएस रिस्क हो सकता है, मैंने शो किया हुआ PGI2/थ्रोम्बोक्सिन A2 का इम्बैलेंस। क्या क्या इनहिबिटर्स है सिलेक्टिवली, सेलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, पेरिकॉक्सिब, ये 3 वाइड ड्रग है जो कि सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिवली कॉक्स-2 को इनहिबिट करेंगे। इस वजह से सीवीएस कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में हम नहीं देते, हम प्रेफर करते हैं नॉन सिलेक्टिव दे। नॉन सिलेक्टिव का इफेक्ट दोनों पे होता है, बट इनके जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो यही होंगे, गैस्ट्रिक म्यूकोजल प्रोटेक्शन जो होगी वो हार्म हो जाएगी, गैस्ट्रिक अल्सर बन जाएंगे अगर ज़्यादा दें। तो दैट्स वाई ये हम जो ड्रग्स हैं किन किन केसेस में दे सकते हैं मैंने आपको बता दिए, किन किन केसेस में नहीं दे सकते वो भी बता दिए। कुछ और भी क्लासिफिकेशन होती है जिस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज, जैसे कि एस्पिरिन एंड आइबुप्रोफेन, प्रोपियोनिक एसिड्स होते हैं, कुछ और भी टाइप्स होती हैं, मैंने आपको सैलिसाइलेट्स भी बता दिए, और कुछ उनकी सिलेक्टिविटी भी क्लासीफाई की जाती है एनसिड्स को। आगे जाकर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनसिड्स पढ़ेंगे डिटेल में, तब मैं आपको समझाऊंगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर ही उसी पे होगा इंशाल्लाह मेरा, उसमें ये होगा कि प्रेफरेंशियली भी कॉक्स-2 इनहिबिटर्स होते हैं जो कि कॉक्स-1 को जो है थोड़ा इनहिबिट करते हैं बस, बट कॉक्स-2 को ज़्यादा करते हैं, मतलब करते दोनों को ही हैं। तो सिलेक्टिव कॉक्स-1 इनहिबिटर्स अभी तक कोई नहीं है जो सिर्फ सिलेक्टिवली कॉक्स-1 को इनहिबिट करें। आई होप मेक सेंस, आपको समझ में आई हो। तो मेरे चैनल को फॉलो करें और इस तरह की वीडियोज़ के लिए लाजमी बेल आइकन को दबाएं। जज़ाकल्लाह।